हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग आपके साथ डिस्कस कर चुके थे कुछ बेसिक यूनिट्स के रिगार्डिंग, राइट। अब आफ्टर दैट हमें डिस्कस करना है आपके साथ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एंड समहाउ देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, उनका एक्चुअली प्लेस है क्या उनका एग्जिस्टेंस है। हमने इनऑर्गेनिक में भी इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन हमारा जो एक वास्ट और अच्छी ब्रीफिंग है वो कहाँ पर है, इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको इनिशियल में ही बताया था कि इन द एंड आफ्टर द बेसिक्स मुझे डिस्कस करना है मोल कॉन्सेप्ट, राइट। होपफुली आपको सबको याद भी होगा, हमें डिस्कशन करना है मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। सो आफ्टर ऑल द बेसिक्स ऑफ दिस हम लोग अब आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और शुरू करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी यूनिट्स, उनकी जो वैल्यूज रहता है वो सब। देन आफ्टर हमें असाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और होल ओवर अप्लाई किस पे करना है, मोल कॉन्सेप्ट की डिटर्मिनेशन के ऊपर। सो क्या हम स्टार्ट करें? चलिए, गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड द पेन एंड योर वाटर बॉटल एंड होपफुली विद अ गुड स्माइल। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू पार्ट, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए, अब सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि आई होप यू ऑल नो व्हाट इज एटम and we discuss it so briefly in the inorganic session also, but still after that मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। एटम कौन है याद आ जाने चाहिए, वही मिस्टर जे थॉमसन जनाब वाला एटम है ये, जो मस्त बैठ के वाटरमेलन खाया करते थे। प्लम पुडिंग भी आपको एक्साइटमेंट दिलाती थी कि हाय, हमें केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पुडिंग खाने का अगर फील आ रहा है तो आई होप कि हमें बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस कर पा रहे हैं, आप तक पहुँच पा रहे हैं। तो अब हम देखिए एटम है क्या, सबको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जिसको आप कह सकते हैं इट इज़ एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन व्हाट। कहाँ डिस्कशन हो रहा है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में किस में टेक पार्ट करेंगे? इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये एक बेसिक इसका टर्मिनोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। हमें क्या मेजरली याद रखना है कि एटम इज सिंपली व्हाट, इट इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। आपने तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं भी होता अगर मेरे थ्रू तो आप सब जानते हैं। यू आर नॉट दैट मच जूनियर्स जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता है, आपको तो बहुत अच्छी नॉलेज है एंड इट इज़ वेरी नाइस टू अस। अब आपने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हमें डिस्कशन कहाँ पर करना है, कहाँ इसको पढ़ना है? इन केमिकल रिएक्शंस। और आपने वही कहा कि ये क्या होता है, जो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शंस में, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर है। और एटम के अंदर आपने मुझसे कहा था मैम यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यही रिवॉल्व करते हैं। अगर एक अच्छा सा पिक्चर हम इसका ले लेते हैं तो चलिए एक अच्छा सा मैं आपको इसका पिक्चर दिखाती हूँ। आइए, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। विजिबल टू यू ऑल? ये आ गया अपना एटम। अब इसके बाद अब मैं चलिए आपको एटम समझना है अच्छे से, अब हम डिस्कशन करते हैं। आपने यही कहा था दिस इज़ एन एटम लाइक एन स्फीयर, ठीक है। अब इस एटम के अंदर आपने मुझसे कहा था कि मैम यहाँ बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स, यही कहा था, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं? तो आपने मुझे कहा था मैम इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यही डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल यही हुआ था। तो इसी एटम के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। हमने इसके मास भी पढ़ा था, हमने इसके चार्जेस के बारे में भी डिस्कशन किया था, लेकिन एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ हमें डील किसके साथ करना है? मोल कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ हमने अप्लाई किया था जस्ट जनरल बेसिक इनऑर्गेनिक में, जो हमें एक लर्निंग कैटेगरी से ईजी था और हमें बेनिफिशियल था। अब यहाँ हमें क्योंकि अप्लाई करनी है इसकी सारी वैल्यूज़, तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट। सो होपफुली ये याद आ गया। कौन थे? जे थॉमसन, इन्होंने ही इसको दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आफ्टर दैट मैंने बोला आपसे एक चीज़, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होती है? दैट इज ऑल्सो एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेट, दैट इज ऑल्सो एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is capable of independent existence. Now you can see the difference, atom and molecule, दोनों में आपको यहाँ एक डिफरेंस देखने को मिला कि it is not of independent existence,
यही कहा आपने, चलिए वेरी नाइस। और यहां आपने कहा इट इज ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि मॉलिक्यूल्स में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट होता है, दो या दो से ज़्यादा। जब वो एटम्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ओवरलैपिंग और मिक्सिंग, और यू कैन से अब बॉन्डिंग, टू और मोर देन टू एटम्स जब मिक्स होते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? And the molecule is of independent existence, but the atom is not of independent existence because it exists as what? As an individual. But in the form of a molecule, it not exist in the form of an individual. That's why they are of independent existence. यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया है H2O, NH3, SO2 and so on. कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा तो आप कहेंगे H2O कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के? आई थिंक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, यही आप कह रहे हैं। इन द केस ऑफ NH3 तो आपने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 ही मॉलिक्यूल है। तो आपने क्या देखा कि इंडिविजुअली एटम के कॉम्बिनेशन से आपका फॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का। सो आप इनको इंडिविजुअली साउंड करेंगे तो दोज आर एटम्स, बट इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म इट इज एन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आपने तो स्ट्रक्चर्स भी याद होंगे, हमने स्ट्रक्चर्स भी असाइन किए थे। H2O इज ऑफ दिस विद 2 लोन पेयर्स, याद आया? एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। और NH3 भी याद आ गया होगा, इसके पास एक लोन पेयर होता है और कुछ इस टाइप का बॉन्डिंग होती है, याद आ गई? चलिए नाइस। अब मॉलिक्यूल, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो मैटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज दे आर जनरली व्हाट? दे आर द कॉम्बिनेशन और द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन एटम्स। क्लियर है ये बात? अपन ने एक्सप्लेन भी कर ली। चलिए तो अब देखो नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेम से ही समझ में आ रहा है, जब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, होमो मीन्स 1 टाइप, हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप। तो चलो एक बार एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेनिंग 1 टाइप ऑफ एटम्स ओनली, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो एक ही टाइप का प्रेजेंट होगा एटॉमिक स्पेशीज में। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे H2, N2, O2। आप यहाँ कहो नंबर चेंज हो रहा है लेकिन जो एलिमेंट है वो 1 टाइप का ही है, यानी हाइड्रोजन टाइप का ही, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन टाइप का ही। ये देख लीजिए एग्जाम्पल से। अगर हेटेरो एटॉमिक की मैं बात करूं, यानी मोर देन 1 टाइप, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम। तो क्या हो सकता है? ये लीजिए, अगर मैं पूछ लेती हूँ H2O, तो मुझे बताओ H अलग, O अलग, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो गए। लाइकवाइज मैंने कहा NH3, तो यहाँ नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये दोनों भी मोर देन 1 टाइप ऑफ क्या हुए? मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम्स हुए। तो हम इनको किस में साउंड करेंगे? हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड्स में। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम अब बात करते हैं मोल की। हमें वहाँ वो बेसिक तक ही रीड करना था कि दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, एटम एंड मॉलिक्यूल। अब मोल की बात हो रही है, सो इट इज सिंपली व्हाट। आपको जब मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था तो क्या मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, व्हाइल वी आर counting a things in a cause of multiple, we sound it in the chemistry like a mole, or in a science we sound it as a mole. Like मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब कभी भी हम फ्रूट्स लेते हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो इफ़ वी आर आस्किंग इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल और पैकेजिंग, लाइक मैंने कहा 1 डजन बनाना दे दीजिए, सो वहाँ आप उसको डजन बोल रहे हैं, बट इन द केमिस्ट्री और इन द साइंस हम उसको कहेंगे 1 पर्टिकुलर एलिमेंट को मोल, ठीक है, एक यूनिट के लिए। सो मोल इज द केमिकल काउंटिंग यूनिट। दिस इज व्हाट, इट इज द केमिकल काउंटिंग यूनिट। इट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक,
क्या एक्सप्रेस करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए अब द वर्ड मोल, बहुत तो नहीं कहूंगी बट इट इज नियरली इंपॉर्टेंट। अमाउंट, ये जो वर्ड था मोल, वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। कौन थे? विल्हेम ओस्टवाल्ड। और कब किया था? 1896 में, 1896, विल्हेम ओस्टवाल्ड, WO। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसका मीनिंग क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हीप और अ पाइल। सो a mole is the amount of a substance that contain many entities। अब वो entities कुछ भी हो सकती हैं, हम उसको केमिस्ट्री की भाषा में साउंड कर रहे हैं एज अ मोल, लेकिन हम उसमें कंज्यूम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन एंटाइटीज को उसमें रिलेट कर सकते हैं? दोज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द अदर पार्टिकल्स। ठीक है, और इसका जो एटम जो हम यूज कर रहे हैं, एज दे आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम। और यू कैन से, अब ये मैं बताती हूँ, आ 1 मोल किसे कह रहे हैं? यहाँ पर आप कह रहे हैं दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और यू कैन से C12 आइसोटोप जो होता है कार्बन का, उसका 1/12 पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का भी एक ऐसा आइसोमर है या ऐसा आइसोटोप है जिसका नेम तो क्या है? C12, और उसका भी 1/12 पार्ट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये यहाँ पे कहने चाह रहे हैं कि मोल की जो एग्जिस्टेंस है वो किस फॉर्म में है? यूनिवर्सली वो इस फॉर्म में है कि कार्बन का कोई आइसोटोप है, दैट्स नेम इज कार्बन 12 आइसोटोप, और उसका भी 1/12 पार्ट आपको काउंट करना है। दैट कंज्यूम्स अ मोल, अ यूनिट 1 मोल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? कार्बन 12 C12 आइसोटोप। इफ यू आर काउंटिंग इन द केस ऑफ केजीज, तो आपको पता है आपने क्या करना है? 1000 से मल्टीपल 0.012। इन द केस ऑफ ग्राम्स, यू नो इट इज एग्जैक्टली नियरली 12 ग्राम्स। चलो सारी चीज डिस्कस करते हैं। तो हमने जब अब केमिस्ट्री में इसको फाइंड आउट किया, आ जाइए, सॉरी, हमने जब इसको केमिस्ट्री में फाइंड आउट किया तो आपने कहा कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 into 10 raised to the power 23, और you can also use 6.022 into 10 raised to the power 23। हमें ये पूरा रेशो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लास्ट डिजिट्स को हम यहीं तक का काउंट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज नियरली अबाउट व्हाट? 6.022 into 10 raised to the power 23। अब इसमें कौन कौन किस किस के लिए अप्लाई होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दिस नंबर ऑफ एंटाइटीज इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल द वैल्यूज। जब कभी भी आप इसको यूज़ करेंगे, 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात होगी तो आपको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर आपसे कन्वर्जन कराना है तो आप उस अकॉर्डिंग देख लें कि क्या फेवरेबल है, मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, क्या कुछ करवाना है, वो आप क्वेश्चन की वैल्यू देखते हुए करेंगे कि क्वेश्चन आपसे किस फॉर्म में पूछा गया है। ये किस तरीके का रहता है? कांस्टेंट रहता है, और इसको नेम क्या दिया गया? एवोगाद्रो कांस्टेंट। होपफुली याद होंगे ये साइंटिस्ट जिसके नेम से इस कांस्टेंट को असाइन किया गया था, अमेडियो एवोगाद्रो, एन इटालियन साइंटिस्ट जिनका नेम क्या था? अमेडियो एवोगाद्रो। कितना प्यारा लगता है ना इनका नाम। तो इसको आप कहते हैं एवोगाद्रो कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज Na, और कुछ लोग Nb लिखते हैं। ये भी याद रखना है कि मोल एक SI यूनिट है। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों को पता नहीं होता और आप कराते हैं वहाँ पर गलती। यस, मोल इज़ एन SI यूनिट। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 1 m मोल, तो आप उसको काउंट करेंगे दैट इज अबाउट 10 raised to the power -3 मोल्स। इफ़ यू आर काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमोल्स, सी, तो आपने कहा 10 raised to the power -6 मोल, एंड इफ यू आर काउंटिंग इन n मोल्स तो यू आर काउंटिंग इट एज 10 raised to the power -9 मोल। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई भी इसमें रटिफिकेशन या लर्निंग की वो वाली चीज़ें नहीं अप्लाई करने की मैम ऐसा क्यों, क्या, कैसे, ये सारी बेसिक आपको पता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि इसका हम एवोगाद्रो कांस्टेंट हमने इसको नेम दिया एज पर द साइंटिस्ट नेम, उनके ओनर में कितना था? दैट इज 6.022 into 10 raised to the power 23। आप इसको कहते हैं दैट इज 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स।
कुछ भी कह सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स। 1 मोल एटम्स अगर मैं कहूँगी तो आप इसके आगे भी क्या कहेंगे, दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स। अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल के फॉर्म में कह रही हूँ तो भी दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आपके सामने नेमिंग कुछ भी कर दी जाए है बट दे आस्किंग इन टर्म्स ऑफ मोल, तो आपको वैल्यू एक ही लेना है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। जब मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर याद रखोगे तो क्या करना है, घर में ये वैल्यू लिख के छोड़ दो 2-4 जगह, और अपने फ़ोन की स्क्रीन पे भी लगा लो, तो 2-4 लोग जब आसपास देखेंगे बोलेंगे यार ये वैल्यू क्यों तूने लिखी हुई है। भाई इस वैल्यू का मेन रीज़न क्या है, आपको वो सोचते रहें, आपको याद रखना है। 1-2 बार याद रखोगे याद हो जाएगी। किसी भी रिस्पेक्ट में पूछ ले, मैं आपसे कहती हूँ मोल पूछ, एटम पूछ लो भाई, मॉलिक्यूल पूछ लो, ठीक है, पार्टिकल पूछ लो, पूरा लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा नाम लगा के पूछ लो, 1 मोल अमृता इज इक्वल्स टू, आपने कहना है 6.022 इंटू 10⁻23 अमृता। सेम चीज़ आपको आपका नाम लेके पूछ लेता है 1 मोल रितेश इज इक्वल्स टू, भाई 6.022 इंटू 10⁻23 रितेश। सो ये सेम चीज़ है। कंफ्यूज इस चीज़ को देख के तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि अब इन्होंने एटम के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, इन्होंने मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि उसने आगे 1 मोल लगाया होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को आप कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, जिसको आप कहते हैं GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इसी तरीके से जब आप कहते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब एटम में बात करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूल्स तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम्स तो ग्राम एटॉमिक मास। याद कर सकते हो इजीली, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। GAM GMM, GAM GMM, अब हम बहुत जगह इन्हीं टर्म्स के बेसिस में आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वॉल्यूम भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मोल के द्वारा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया जाता है। तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस at NTP. NTP is what? Normal temperature pressure. This is normal temperature and pressure. ठीक है? This is 22.4 लीटर्स। कितना काउंट किया जाता है? 22.4 लीटर्स, जिसको आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम। हाँ जी, ये बात ध्यान रखनी है, ये आपसे इस चीज़ को 3 एस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। ईदर दे आस्किंग इन व्हाट सेंस, दे आर आस्किंग इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज ऑक्यूपाइड एट NTP, आप कह देंगे 22.4 लीटर्स। देन दे आर आस्किंग इन अदर वे, they given you the volume of 1 mole of a gas along with 22.4 liters and they are asking कि 22.4 liters किस रिस्पेक्ट में होता है, तो आपको याद रखना है NTP, दिस इज NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रेंज में। तीसरा इनका पॉइंट हो सकता है क्वेश्चन पूछने का इस सेंस में, वो ये हो सकता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट NTP दैट इज नियरली अबाउट 22.4 लीटर्स, इट इज सिंपली ऑल्सो नोन एज, यू कैन से इट इज मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। किसी भी एस्पेक्ट में पूछ ले, हमें तीनों वैल्यूज, हमें वैल्यू पता है, हमें पैटर्न पता है। देन आफ्टर 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट मासेस, सब्सटेंस डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट होगा। कैसे होगा अभी अप्लाई करेंगे 1 to 1, देखते जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन, अब डिफरेंट के साथ भी हमें देखना है, सिमिलर के साथ भी देखना है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? कार्बन के रिस्पेक्ट में। आपको पता है कि कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12। अब इसने पूछा क्या है आपसे? 1 मोल ऑफ कार्बन, तो अभी क्या बताया था? एटम बोले, मॉलिक्यूल बोल दे, पार्टिकल बोल दे, मेरा नाम बोल दे, आपका नाम बोल दे, पड़ोसी का नाम बोल दे, बस ध्यान रखना है 1 मोल लगाया है ना, दैट इज द एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास होगा एग्जैक्टली वही उसका
मोल मास होगा, ठीक है, मोलर मास जो आप कह रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अप्लाई करना है। चलो क्या पूछा है, 1 मोल कार्बन, आपको पता है 12 होता है, तो कितना हो गया 12 ग्राम्स। अब यहाँ पूछा है 1 मोल N2। अब मुझे एक चीज बताओ, N2 के लिए पूछा है और एक N में कितना होता है 14, तो 2 N के अंदर कितना हो गया 28। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो आपने तो ये भी बता दिया। So 1 mole of different substances have same value at STP. See the language, क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो different substances होते हैं उनके अंदर STP रेंज पे सेम वैल्यू आता है 1 मोल के रिस्पेक्ट में। What I said, I repeat it again. Please listen it very carefully. It is a very interesting conceptual topic. See what I said. इन्होंने कहा डिफरेंट सब्सटेंसेस के रिस्पेक्ट में एसटीपी टेम्परेचर के रेंज में, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रेंज पे ये जब बात करेंगे तो वहां पर 1 मोल के रिस्पेक्ट में वैल्यू सेम आएंगी। कैसे, चेक करते हैं। 1 मोल CO2 N2H2, ठीक है, विल हैव वॉल्यूम, ये हीलियम है, 1 मोल CO2 N2H2 हीलियम विल हैव कितना, सबके रिस्पेक्ट में आपने कहा डिफरेंट सब्सटेंसेस बट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रेंजेस दिस इज 22.4 लीटर्स एट STP। और हमने अभी पहले भी, इससे थोड़ा पहले भी मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। देखो फिर से एक बार बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगी, बड़े ध्यान से सुनो। ये जो मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है ना बेटा, कहने को छोटा है लेकिन वेटेज अच्छा है इसका, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हैं नहीं, टू द पॉइंट है। आपको वैल्यू पता है, आपने आंसर फट से बता दिया। क्या करना है, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करा और ख़त्म। आपको STP में पूछ ले रेट, आपको NTP में पूछ ले, आपको दोनों चीज़ें पता है। GMM किस रिस्पेक्ट में कहा जाता है, GAM किस रिस्पेक्ट में पता है, आपको पता है। तो यहाँ स्ट्रेट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको घूमना है ही नहीं। तो मोल कॉन्सेप्ट घबराना तो बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि आपको घबराना तो आता ही नहीं। अपन की लर्निंग एबिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि हमें घबराने का तो सोचना ही नहीं है। बस हमें क्या करना है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। चलो अब हम इसको एक अलग वे में आपको शो करते हैं। कैसे, मास, मोल एंड नंबर कन्वर्जन। अभी तक आपने एक बेसिक पार्ट पढ़ लिया सारा, मोल क्या है, कैसे असाइन करना है। अब किस किस से रिलेट होगा, मास, मोल एंड नंबर कन्वर्जन। तो आप देखिए बीच में मैंने क्या लिखा है, मोल। दिख गया तुम्हें? मुझसे पहले दिख जाता है। तुम्हारा आधा ध्यान तो मेरी बातों से ज़्यादा तो पिक्चर्स पे रहता है कि क्या आएगा अब नया। मोल। अब अगर सबसे पहले हम काउंट्स के टर्म में बात कर रहे हैं, सी व्हाट आई सेड इन टर्म्स ऑफ काउंट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, जिससे पहले मैं उस पर थोड़ी कारिस्तानियाँ करूँ या आपको एक्सप्लेन करने में उसको ख़राब करूँ। ख़राब तो नहीं है, वो यूज़फुल ही है। सो बेटर यू टेक अ स्क्रीनशॉट, और इफ़ यू वांट टू ड्रॉ इन योर नोटबुक देन ड्रॉ विद मी। तो आपने कहा अगर मैं काउंट्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो व्हाट यू आर यूजिंग, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटाइटीज अपॉन द अवोगाद्रो कांस्टेंट। ठीक, इफ वी आर मेजरिंग इन टर्म ऑफ मेजर्स, सो आप क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज पे आप यूज़ करेंगे 22.4 लीटर्स ग्राम मॉलिकुलर वॉल्यूम। GMV इज व्हाट, दैट इज ग्राम, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अगर आप मोल्स निकाल रहे हैं यहाँ पर इस रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम लीटर्स में एट STP होल ओवर, क्योंकि हमने STP रेंज में पता कर लिया है कितना यूज़ करते हैं, 22.4 लीटर्स। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब अभी आपने कहा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दैट आपने जिसको साउंड किया GMV, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। अब मैं साउंड कर रही हूँ किस रिस्पेक्ट में, ग्राम मॉलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। मुझे उस रिस्पेक्ट में भी लेके चलना है, क्योंकि डिस्कशन होल ओवर किसका है आपस में, मास, मोल एंड नंबर कन्वर्जन में। तो आपने कहा अगर आप मॉलिक्यूल्स के केस में बात कर रहे हैं या एटम्स के केस में बात कर रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या होगा मोल का, मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस होल ओवर डिवाइडेड बाय GAM और GM। अगर एटम में पूछा है तो एटम वाला अप्लाई कर दो,
मॉलिक्यूल वाला पूछा है तो मॉलिक्यूल वाला अप्लाई कर दो, खत्म। और कांस्टेंट क्या लेके चलना है, अवोगाद्रो कांस्टेंट, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, याद आ गई, समझ में आ गया? आ गया तो चलो मुझे बताओ GMV क्या था, क्या था इसका फॉर्मूला? लो मैंने छुपा लिया, बताओ GMV क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, कितने से डिवाइड किया था? STP पे मैं पूछ रही हूँ, 22.4 लीटर्स। वेरी नाइस, चलो अब तो मान लिया। चले आगे, अब क्या पढ़ना है? एटॉमिक मास स्केल। एटॉमिक मास स्केल के अंदर सबसे पहले, क्योंकि शुरू में ही मैंने बोल दिया था कार्बन C12 आइसोटोप को हम यूज़ करेंगे जिसका 1/12 पार्ट मोल तक पहुंच रहे हैं, उससे पहले बेसिक आइडियोलॉजी ले रहे हैं। आपने वहाँ पर किसको स्टैंडर्ड लिया है? कार्बन। सो द मॉडर्न स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द एटॉमिक मासेस इज कार्बन आइसोटोप। और कौन सा आइसोटोप? कार्बन का भी C12 वाला आइसोटोप, और जिसका भी हम जब यूज़ करेंगे तो 1/12 पार्ट यूज़ करना है। देख रहे हो तुम कितने नखरे हैं इन लोगों के भी ना। मतलब हम सोचते थे कि हमारे ही नखरे होते हैं, हम ही शैतानियाँ करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो भाई कार्बन का भी 12वां आइसोटोप जिसका नाम है C12 आइसोटोप, और उसका भी 1/12 पार्ट सीधे से ही करवा लेते। इतनी झमेले क्यों डाले ना इन्होंने? कोई नहीं, ईजी है, करेंगे। तो एटॉमिक मास अगर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है तो आपने क्या कर देना है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय C12 का भी 1/12, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंट हो गए भाई तुम, दिक्कत कहाँ से आनी है? याद कर लो, लिख लो इस फॉर्मूले को, काम आएगा आगे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट होल डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक, चलो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। एटॉमिक मास जो है वो वेट नहीं है, इज नॉट अ मास। ये क्या है? इट्स नंबर। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पहले कि एटॉमिक मास सुन के लगता है, क्योंकि पीछे क्या लग रहा है? मास, तो आपके दिमाग में आता है, आप उसको रिलेट करते हैं वेट के साथ। सो इट्स नॉट इन वेट, इट्स नॉट इन मास, बट इट्स अ नंबर क्वांटिटी। ठीक है? एटॉमिक मास इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव टू द मास ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट की तरह किसको यूज़ किया जाता है? आप कहेंगे C12 आइसोटोप को, और एटॉमिक मास एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन रिलेटिव टू द मास ऑफ द एलिमेंट ये यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड। ठीक, वेरी नाइस। चलो अब एटॉमिक मास के बाद दूसरा क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर मास। सेम चीज़ है, कुछ नहीं सोचना है, सोचना है ही नहीं, एटम की जगह मॉलिक्यूल रख दो बस, आ जाओ। इट्स नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। क्या लिख दिया है? ये कुछ नहीं लिखा है। इट्स नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हैवियर देन दिस। यूज वही होगा, वही 1/12 यूज करना है, वहाँ मॉलिक्यूल वहाँ एटम। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वहाँ क्या था? 1 एटम, 1/12 मास ऑफ 1 एटम। बात ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ नहीं सोचना। GMV या GAM। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी मास नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ नंबर। देखो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, अगेन आई रिपीट इट टू मैनी टाइम्स। बेटा यही छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वहाँ पर मास पीछे लगा हुआ है, डजंट मीन इट्स अ मास और इट्स अ वेट, इट्स अ यूनिट नंबर। मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, वही सेम चीज़। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ग्राम्स में, और अब क्या कहते हैं इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो अब क्या कहा जा रहा है? मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूलर मास को? सारे एटम्स के, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को हम कंबाइन कर दो, क्या आइडेंटिफाई कर लोगे? मॉलिक्यूलर मास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले H2O के एग्जाम्पल से भी समझाया, तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CO2। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, देन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का तो अभी भी डिस्कस किया, दैट इज 16। लेकिन O कितने हैं यहाँ पर? 2, तो 2 × 16
होल ओवर को कर दो ऐड, ये लो आ गया 44। चलो एक और एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ NH4Cl। तो अब हमें तीनों स्पेशीज देखनी पड़ेंगी, तीनों एलिमेंट्स। सबसे पहले नाइट्रोजन को ले लें। नाइट्रोजन का हमें पता है 14 होता है। कितने एलिमेंट है? एक नाइट्रोजन है 14 इंटू 1, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने यहाँ 4, तो मैंने 4 ले लिया। अब Cl का एक का 35.5 होता है एटॉमिक मास, और लेकिन क्लोरीन कितने दिए हुए हैं 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इसका। चलो तीनों को ऐड कर दो मल्टीप्लाई करके, 14 प्लस 4 प्लस 35.5, तो ये देखो रिजल्टेंट आ गया 53.5 ग्राम पर मोल या फिर ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मासेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा और ब्रीफिंग करते हैं किसके बारे में? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। अभी हमने इंडिविजुअली उनका फॉर्मुलेशन देखा, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, क्या वैल्यू आप यूज़ करते हो, क्या उनको रिजेंबल किया जाता है, ईदर दे आर अ मास और दे आर अ नंबर। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें इसको अप्लाई करना है मोल कॉन्सेप्ट पे। चलिए, मोर अबाउट एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास। So, the relative atomic mass, जिसको आप कह रहे हैं atomic weight of an element, is the mass of one atom of the element compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 units। इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर आप इसको किससे काउंट कर रहे हैं कि वन एटम को कंपेयर किससे कर रहे हैं? वही C12 आइसोटोप से, जिसको आप कितनी यूनिट्स काउंट करते हैं? 12 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, अब ग्राम एटॉमिक मास आपको पता है जब एटॉमिक के रिस्पेक्ट में हो। द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ इट एक्सप्रेस्ड इन G, दैट इज ग्राम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम पूछा है हाइड्रोजन का, एटम बोल दिया है, एटॉमिक निकलेगा, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे? GAM ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा आपको पता है? दैट इज नियरली अबाउट 1.008 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा उन्होंने आपसे पूछ लिया GAM ऑफ कार्बन, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में आपको पता है कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। अब तीसरा उन्होंने आपसे एक और पूछ लिया GAM ऑफ Cl, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, वही एटॉमिक बताना है, 35.5। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, एक नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट रिलेटिव मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या हमने आइसोटोप्स आइसोबार्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको पता ही है। अब यहाँ उसको थोड़ा सा और रिलेट कर लेते हैं। क्या कहा? दोबारा सुनिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट विच हैव डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब दूसरा पॉइंट, आइसोटोप्स के केस में आपको याद रखनी है एक बात कि एटॉमिक मास जो होगा एलिमेंट का, वो एवरेज होगा रिलेटिव मासेस का। किसका? डिफरेंट आइसोटोप्स का। क्योंकि अभी आपने आइसोटोप किसको कहा है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मासेस आर आइसोटोप्स, बट इन द केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज एवरेज ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना, इसीलिए मैंने मेंशन किए हैं नोट में। लिख लो, रट लो, बिल्कुल अप्लाई करना है क्योंकि हमें, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 आइसोटोप लिए मैंने यहाँ क्लोरीन के। अब रिलेटिव मासेस 35 और 37 है, और रिलेटिव अबंडेंस इसकी किस रेशियो में होती है? 3:1 के कॉज में होती है। और यहाँ इस स्टेटमेंट से देखो क्या होगा? आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट एवरेज ऑफ रिलेटिव मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। अब ये डिफरेंट आइसोटोप ही तो है, एक है Cl35 और Cl37, ये आइसोटोपिक फॉर्म ही तो है इसकी। तो इन्होंने यही कहा है कि वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सी दिस इज 35 एंड दिस इज 37। क्लियर? चलो, अब
एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू रिलेटिव अबंडेंस, उसका कैलकुलेशन बता रही हूँ। फॉर्मूला सुनना बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से, फिर अप्लाई करेंगे। कैसे? जब एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, दिस इज फर्स्ट, इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड, क्योंकि हम दो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमें इनका एवरेज ही तो निकालना है, होल डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव अबंडेंस। चलो एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। क्या कहा? फॉर्मूला, फॉर्मूला याद आ जाओ पहले, फिर से एक बार। मैंने आपको कहा, आपने कहा फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट, ये था, प्लस सेकंड एटॉमिक मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड, यही कहा आपने, होल डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव अबंडेंस, यही कह रहे हैं आप। चलो बहुत बढ़िया। तो हम किसके लिए रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? क्लोरीन का एग्जाम्पल लेती हूँ। एटॉमिक मास कितना होता है? 35, दिस इज एटॉमिक मास। रिलेटिव अबंडेंस 3, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाला आइसोटोप, हमने दो आइसोटोप लिए ना क्लोरीन के, कौन कौन सा? एक तो Cl35 और दूसरा है Cl37, ठीक है। दूसरा वाला हमने लिया, दिस इज एटॉमिक एंड दिस इज रिलेटिव अबंडेंस, होल डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव अबंडेंस। कितनी आ रही थी? 3 + 1, 3:1 का रेशो था, 3 + 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज नियरली अबाउट 35.5। इस तरीके से आप एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। ये देखिए, क्या फॉर्मूले में हमने यही बात की। आ जाओ देख लो, फॉर्मूला देख लो और इसको देख लो, देख लो एक बार अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं? एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो पहले एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप या फिर एलिमेंट इनटू रिलेटिव अबंडेंस उसी वाले का, प्लस सेकंड वाले का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड वाला ही, होल डिवाइडेड बाय टोटल रिलेटिव अबंडेंस, दोनों को प्लस कर दोगे। हमें एवरेज निकालना है। जैसे ही आप एवरेज निकालोगे आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देखो, प्रैक्टिस करके भी देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, ये पढ़ते हैं। एटॉमिक मास कैन बी डिटरमाइंड बाय जुलॉग एंड पिटाइट। कौन थे वो दो साइंटिस्ट? जुलॉग एंड पिटाइट। कब दिया था उन्होंने? 1819 के अंदर, 1819। उन्होंने आपसे क्या बताया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मासेस, व्हाट आई सेड, द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास and specific heat of an element is 6.4 approximately। तो कभी भी आपको जब एटॉमिक मासेस का डिटर्मिनेशन में पूछ लिया जाएगा तो यू हैव टू यूज द वैल्यू दैट इज 6.4। क्लियर है? और वो कैसे रिलेट हुई थी? द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट वी यूज्ड इज नियरली अबाउट 6.4। ये देखिए, आ जाओ, मैथमेटिकली क्या होता है? एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज नियरली अबाउट 6.4। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले अब नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। एक एक टर्म लेके चल रही हूँ मैं, एक एक टर्म, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चल के मैं सीधे टर्म्स यूज करूंगी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जितने मॉलिक्यूल के अंदर एटम प्रेजेंट हैं वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। लाइकवाइज H2O है, एक मॉलिक्यूल है H2O तो कंप्लीट, इसके अंदर टोटल एटम कितने प्रेजेंट हैं? 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से आप क्या कह देंगे, वो उसकी क्या हो गई? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। दिस इज द रिलेशन दैट यू हैव टू लर्न। एटॉमिक मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी। चलो, अभी तक हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप क्या कहते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी। अब ये क्या होता है? वेट के टर्म्स में कह रहे हैं, ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट
और कंपाउंड कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अगेन दिस आइसोटोप एंड कितना होगा, सेम क्यों है मैम, जब से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सब में मैंने क्या कहा है, सिर्फ टर्म चेंज हो रही है, एटम मॉलिक्यूल, रिलेशन, फॉर्मूला, एक्सपेंशन, ऑल थिंग आर्स इक्वल, ठीक है, तो सेम चीज़ है। चलो GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैसे एक्सप्रेस करते हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स में, और जिसको आप कहते हैं GMM, और ग्राम मोल, और सिंपल आप उसको मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म रह गई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जिसको आपने कहा GMV, और यू कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इन टर्म्स मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल एंड 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कॉल्ड मोलर वॉल्यूम और ग्राम मोलर वॉल्यूम, दैट इज GMV। वही तीनों चीज़ें हैं, एटम, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम। चलो अब इसका डिटर्मिनेशन देखते हैं। एक जनाब आए थे, रेनॉल्ट की गाड़ी तो सबने सुनी है, डस्टर, क्विड भी शायद रेनॉल्ट की है ना, शायद, मुझे याद नहीं है, हुंडई की है क्या, पता नहीं, होगी, तुम्हें गाड़ी से मतलब नहीं है, तुम यहाँ रिलेट करो रेनॉल्ट मेथड, ठीक है। तो हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस को देखते हैं, तो उन्होंने कहा बाय दिस मेथड, इन जनाब ने, हम लोगों ने तो पढ़ा है इसको, आगे एलैबोरेट किया है, आप तक पहुंचाया है। इन जनाब ने इस प्रोसेस में वेपर डेंसिटी फाइंड आउट की थी इस मेथड के थ्रू। देखिए अब कितना इफेक्टिव होगा ये, कि इन्होंने इसी चैप्टर में मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इन सबको यूज़ करते हुए वेपर डेंसिटी का फेनोमेनन निकाल दिया अपने एक मेथड से। क्या था वो मेथड, और उस मेथड में जब बात हो रही है वेपर डेंसिटी की, तो आपको ये बहुत अच्छे से विजिबल होगा और दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अप्लाई किस पर होगा, गैस पर, जो क्या डिटरमाइन कर दे, डायरेक्ट वेट करके उन्होंने उसकी वेपर डेंसिटी को डिटरमाइन कर दिया। कैसे फॉर्मुलेशन की, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H। यहाँ रिलेट किससे किया है, हाइड्रोजन के साथ, यही याद रखना है। अभी तक मासेस के रिस्पेक्ट में कार्बन स्टैंडर्ड था, वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन स्टैंडर्ड होगा। आगे बात समझ, यही समझाना है कोरिलेशन में, कि मासेस के रिस्पेक्ट में कार्बन 12 आइसोटोप इज एज स्टैंडर्ड, बट इन द केस ऑफ गैसेस हाइड्रोजन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस और वेपर अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज, होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड H वाले से, वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ H अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो अप्लाई करेंगे, किन्होंने दिया था ये, रेनॉल्ट मेथड ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट वे करके देख लिया और उसको स्टैंडर्ड से रिलेट करके देख लिया, और क्या कॉज निकाल दिया आपको, वेपर डेंसिटी, ठीक है। एक मेथड और आया, उस मेथड का नाम था डिफ्यूजन मेथड, और डिफ्यूजन मेथड दिया था मिस्टर ग्राम ने, जिनका ना एक लॉ भी बनाया था अपना, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या था उस स्टेटमेंट में, हमने अगर बात करें तो उस डिफ्यूजन मेथड के अंदर उन्होंने ऐसा क्या बताना चाहा था, तो देखिए उन्होंने कहा रेट ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्हीं दोनों की बात होगी, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। दोबारा सुनना ढंग से, उन्होंने कहा रेट ऑफ डिफरेंट गैसेस किस पे अप्लाई होंगी, गैसेस पे, रेट ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन, डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर, ये है इंपॉर्टेंट, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ देयर डेंसिटीज, जिसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मास भी। तो देखो फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट D1/D2 डेंसिटीज, और ये हो गए मासेस, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू, होल ओवर हमें ये निकालना है,
√d1/d2 डेंसिटीज़ के रिस्पेक्ट में ले लो या मोलर मासेस के रिस्पेक्ट में ले लो, m1/m2। चलो अब एक लॉ और पढ़ना है, आइडियल गैस लॉ। होल ब्रीफिंग तो इसकी हम आगे जाके पढ़ेंगे आइडियल गैस लॉ को। अभी यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट में बताना है मुझे। तो देखिए, आपको सबको पता है आइडियल गैस लॉ होता है PV = nRT, और ये आता कैसे है? PV = W/m, वेट बाय मास = RT। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। तो हम इसको सिंपली कह देते हैं PV = nRT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, W मास ऑफ अ सब्सटेंस, M मॉलिक्यूलर मास, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N मोल्स एंड R इज आइडियल गैस कांस्टेंट। सबको पता है? बहुत बढ़िया। चलो सो यहाँ जाके हम लोग एक बात फिर से थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक होल ओवर वे में सारी आइडियोलॉजी रिलेट कर ली, सारे कॉन्सेप्ट, वैल्यूज़। मुझे नहीं लगता कि अब तुमसे अगर कोई एटम के रिस्पेक्ट में पूछे, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछे, पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पूछे या तुम्हारा नाम लेके पूछे, बस आगे लगा दिया उसने 1 मोल, तो तुमने फट से टिक मार देना है। सोचना है ही नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीज़ें उठा के करनी है अप्लाई, निकालना है मोल कॉन्सेप्ट पूरा बाहर, ठीक है? सो प्लीज़ रिवाइज इट once I started the next session. Please revise it carefully. Till then, I met you in the next session. Thank you so much.